बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जी स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 3 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली इस चीज की डिस्कशन की थी कि व्हाट इज डीएनए। ठीक है जी, हमने जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक मॉडल जो था 1953 में उसकी प्रॉपर डिस्कशन की थी और हमने ये देखा था कि जो डीएनए का मॉडल है उसमें कैसे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो स्पेसिफिकल अरेंजमेंट्स में, या आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट में पढ़े हुए थे। आज स्टूडेंट्स हमने उसी के आगे से नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करना है जो उसी के साथ एक लीनियर चेन में चल रहा है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डीएनए के मॉडल के बारे में एक्सप्लेनेशन की थी, आज हम देखेंगे कि डीएनए का रोल क्या है, डीएनए कैसे वर्किंग करता है एक सेल के अंदर, और ये सारे प्रोसीजर्स कैसे कंप्लीट होते हैं। तो आप ये याद रखिए कि हमारी जो बॉडी का यूनिट है हम एक्चुअल में उसको सेल कहते हैं। ठीक है जी, और सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज डीएनए कंट्रोल करता है। ठीक है जी, अब वो डीएनए कैसे कंट्रोल करता है, उसकी क्या मजीद इलेबोरेशन है, तो आइए उसी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊपर आपका टॉपिक है डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी हम यहां पे ऐड कर लेंगे वर्किंग। ठीक है जी, वर्किंग ऑफ डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है क्योंकि ये सॉलिड थ्योरी थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। देखिए यहां पे आपके पास क्वेश्चन ये है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल से मुराद स्टूडेंट्स वो ही जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि डीएनए जो है वो एक्चुअल में कंसिस्ट करता है जीन्स पे। ठीक है जी, जो जीन्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं, जिनको हमने पढ़ा था, वो डीएनए के एक्चुअल जो है वो अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है जीन्स। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। अब जाहिरी सी बात है, हमने जब स्ट्रक्चर देखा था, हमने कल एक सेल बनाया था, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस बनाया था, न्यूक्लियस के इनसाइड हमने क्रोमोसोम्स बनाए थे। क्रोमोसोम्स बनाने के बाद हमने डीएनए जो था, डीएनए का स्ट्रक्चर वो बनाया था, और उसके इनसाइड आपको याद होगा हमने एडेनिन, थायामिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 तरह के जीन्स को रखा था, और हमने यही कहा था कि ये जीन्स जो हैं ये डीएनए पे डिपेंडेंट है या डीएनए जीन्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरह ये एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। अब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर जीन्स पड़े हुए हैं। अब जब जीन्स ने अंदर रहना है तो जाहिर सी बात है जीन्स ने कुछ ट्रेट्स बनाने हैं। ट्रेट्स क्या होती हैं, वही बात जो हमने पहले पढ़ी थी कि जी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यानी खसूसियात, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग जो आने वाला है उसमें जितने भी ट्रेट्स हैं वो एक्चुअल में ये जीन्स कंट्रोल करते हैं, या यूं कह लीजिए कि डीएनए कंट्रोल करता है। ठीक है जी, अच्छा अब अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको आपने जरा गौर से सुनना है जी। डीएनए का सेकंड पॉइंट यह है कि डीएनए क्या करता है, गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक
प्रोटीन्स, यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जरूरत है या जरूरी हैं, वो तमाम की तमाम प्रोटीन को प्रिपेयर करने के लिए बॉडी में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो डीएनए प्रोवाइड करता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो इस चीज का डिसीजन करेगा, इस चीज का फैसला करेगा कि कहां पर कौन सी प्रोटीन रिक्वायर है और उसको कैसे बनाना है। ठीक है जी, तो इस हिसाब से डीएनए का स्ट्रक्चर पूरी तरह इलेबोरेशन में आप कह लीजिए कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसमें कितनी अमाइनो एसिड्स यानी जो प्रोटीन का यूनिट है वो कैसे आएंगे, कैसे कंबाइन होंगे, कितनी स्पेसिफिक कंसंट्रेशंस हैं, ये तमाम जो बातें हैं ये सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। ठीक है जी, ये तो हमने बात कर ली प्रोटीन्स की अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। अब मूव करते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ के एंजाइम्स। देखिए एंजाइम्स के बारे में आपने 9th क्लास में बायोलॉजी के चैप्टर 6 में पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट मींस जो रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, रिएक्शंस को तेज कर देते हैं। ठीक है, एंजाइम्स वो होते हैं। और एंजाइम की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं एंजाइम्स। ठीक है, और एंजाइम्स का फंक्शन कह लीजिए कि रोल कह लीजिए, वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स एंजाइम का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इसमें तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को चलाना होता है। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन से मुराद वो रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अक्कर होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड अक्कर होते हैं, उन तमाम रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि जब प्रोटीन को डीएनए बनाता है तो उसको स्ट्रक्चर वाइज भी प्रॉपरली मैनेज करना डीएनए का काम है, एज वेल एज जो भी प्रोटीन फॉर्म में एंजाइम्स बना करते हैं जिन्होंने हमारी बॉडी में, स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस करने हैं, तो वो तमाम के तमाम रिएक्शंस जो कि एंजाइम में करने हैं, जो कि एक एनिमल प्रोटीन है, उनको भी डीएनए में क्या करना होता है? बनाना होता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि डीएनए जो है वो हमारे सेल के इनसाइड रहकर कंप्लीट करता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डीएनए के बताए हैं कि डीएनए करता क्या है। ठीक है जी, आइए अब थोड़ा सा साथ साथ हम रीड भी कर लेते हैं। आपको इसके लिए स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 96 पर आना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन की फॉर्म में एक टॉपिक लिखा हुआ नजर आएगा कि हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क। ठीक है जी, आइए इसे वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं जी। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल्स। कि आपके सेल्स के जितने भी फंक्शंस हैं वो डायरेक्टली उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो करवानी काम किसका है? डीएनए का। और डीएनए एक्चुअली में क्या है? जेनेटिक मटेरियल। इट परफॉर्म्स इट्स रोल बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस, यानी डीएनए अपना काम कैसे करता है? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करके फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। स्पेसिफिक यानी जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं उनको सिंथेसिस के लिए यानी उनकी प्रिपरेशन के लिए उनकी प्रिपरेशन के लिए डीएनए क्या करते हैं? स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सम प्रोटीन्स परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल्स, यानी कुछ प्रोटीन्स जो बनेंगे डीएनए के अकॉर्डिंग वो एज अ स्ट्रक्चरल फंक्शन स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेंगी, while the other act as enzymes, और जो बाकी कुछ प्रोटीन्स बनेंगी वो एक्चुअल में एज अ एंजाइम्स के तौर पर काम करेंगी टू कंट्रोल ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल्स,
ताकि जितने भी सेल्स हैं उनके तमाम के तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को एंजाइम्स कंट्रोल कर सकें। ठीक है जी। अब एंजाइम्स के क्या बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, तो ये आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 6 एंजाइम्स 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है जी। इन दिस वे वॉट एवर अ सेल डज मीन्स के आप किसी भी तरह बात कर लीजिए, सेल जो भी करता है इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय इट्स डीएनए। वो एक्चुअल में किसके कंट्रोल में होता है? डीएनए के कंट्रोल में होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, डीएनए मेक्स द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट ऑफ सेल और ऑर्गेनिजम्स। कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी ट्रेट्स हैं वो एक्चुअल में कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए। ठीक है। ट्रेट्स मींस प्रॉपर्टीज जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में आनी होती हैं, एक्चुअल में वो डीएनए ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है जी। लेट अस सी हाउ डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब नीचे उन्होंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की और आपको बताया है कि एक्चुअल में क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए काम कैसे करता है। ठीक है। लेकिन हम उसको थोड़ी देर तक देखेंगे। पहले हम इतनी थ्योरी समझ लें जिसके बाद हमें ये डायग्राम अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं पेज नंबर 97 से इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी जो बात हमने रीडिंग में लास्ट पढ़ी वो ये थी कि ट्रेट्स आर मेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ठीक है। यानी स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं ये बनती हैं ट्रेट्स की वजह से। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ट्रेट्स को एक्चुअल में कंट्रोल कौन कर रहा है? डीएनए। ठीक है। हमने अकॉर्डिंग टू प्रोटीन जो है वो एक्सप्लेनेशन देख ली। देखिए, मैं वैसे तो एग्जांपल कोई अवेलेबल नहीं है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में एक नेचुरल ट्रेट है, एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है? एक प्रोटीन विच इज इंसुलिन। स्टूडेंट्स, आपने ये पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन। कि इंसुलिन भी क्या है? एक एनिमल प्रोटीन है। ठीक है जी। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, तो हम इसके बारे में भी जानते हैं कि इंसुलिन का काम हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को लो करना है, यानी शुगर लेवल को कम करना है और नॉर्मल पर लाकर नॉर्मल सेट पॉइंट पर लेकर आना है। ठीक है। ये रोल है इंसुलिन का। और होपफुली आपको ये अच्छी तरह याद भी होगा, क्योंकि मुझे रिकॉल हो रहा है कि हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के चैप्टर में जब ग्लैंड्स की डिस्कशन की थी, जब हार्मोन्स पढ़े थे, तो वहां पर हमने अच्छी तरह इंसुलिन के ऊपर डिस्कशन की हुई है। ठीक है जी। अच्छा, हम अपने एग्जांपल पर वापस आते हैं। देखिए, इंसुलिन एक एनिमल प्रोटीन है। अब जब इंसुलिन में बनना है तो ये बनती कैसे है? अब आपको इस चीज का तो इल्म है, वो ये कि हमारे पास जितनी भी प्रोटीन्स हैं उन तमाम का एक स्पेसिफिक यूनिट होता है विच इज कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी। यानी एक्चुअल में बात यह है कि प्रोटीन्स बनने से पहले अमाइनो एसिड्स बनना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब अमाइनो एसिड्स बनेंगे तो वो अमाइनो एसिड्स कैसे बनेंगे? एक्चुअल में डीएनए जो है वो अमाइनो एसिड्स की प्रिपरेशन करते हैं। अब डीएनए क्या करेगा? डीएनए जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही उस सीक्वेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी तो आपके पास एक्चुअल में ये प्रोटीन तैयार हो जाएगी विच इज कॉल्ड इंसुलिन। अब आप ये याद रखिए कि अगर अमाइनो एसिड्स की बात की जाए तो 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका ये काम होता है कि उन्होंने आपकी कौन सी प्रोटीन तैयार करनी है? इंसुलिन। ये 51 स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है जी। यानी इंसुलिन को बनाने के लिए आपको 51 अमाइनो एसिड्स की जरूरत है। डीएनए क्या करता है? डीएनए इंस्ट्रक्शंस लेता है। ठीक है, कि क्या जरूरत है बॉडी की। वो इंस्ट्रक्शंस ये है कि हमें इंसुलिन चाहिए, तो डीएनए क्या करता है? वो जेनेटिक मटेरियल रखता है, तो वो डीएनए स्पेसिफिक प्रोसीजरिंग के थ्रू स्पेसिफिक
वे के थ्रू क्या करता है, एक सीक्वेंस प्रिपेयर करता है अमाइनो एसिड्स की जो कि 51 है, और उनकी अरेंजमेंट करता है, और अरेंजमेंट करने के बाद वो एक प्रोटीन हमें प्रोवाइड कर देता है विच इज कॉल्ड इंसुलिन। अब आप ये देख सकते हैं ये सारा काम डीएनए कर रहा है, इसमें इंसुलिन एक ट्रेट है, एक प्रॉपर्टी है। तो एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो हमारी बॉडी में बहुत से ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें उसका काम स्पेसिफिक प्रोटीन्स का बनाना है या बनना है। इसमें से एक स्पेसिफिक प्रोटीन की एग्जांपल हमने खुद यहां पर ली है विच इज कॉल्ड इंसुलिन। ठीक हो गया जी। अब जैसे कि ये बात हमने स्टार्ट की कि डीएनए जो है वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो है उनके थ्रू ये वर्किंग करता है, तो अभी हम थोड़ी देर के बाद ये देखेंगे कि किन किन प्रोसीजर्स को कंटिन्यू करके डीएनए अपना ये काम प्रॉपर करता है या कंप्लीट करता है। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 97 पर आ जाइए टॉप पे। We studied that traits are made by specific proteins। ठीक है जी, ये बात हमारी अभी डिस्कस हुई है। Specific proteins have specific number and sequence of their amino acids। यानी जितनी भी प्रोटीन्स हम तैयार करवाते हैं, हमारी बॉडी तैयार करवाती है, स्पेसिफिकली उनके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्या मौजूद होते हैं, अमाइनो एसिड्स। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है आगे सुनिएगा कि डीएनए कंट्रोल्स दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बाय द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स। कि एक्चुअल में डीएनए क्या करता है, इन अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियोटाइड्स के जरिए। न्यूक्लियोटाइड्स के जरिए से क्या मुराद है, न्यूक्लियोटाइड्स मीन टू से कि हमने शुरू में बात की कि डीएनए के पास, डीएनए एक्चुअल में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और मैंने आपको बताया कि जेनेटिक मटेरियल मींस जीन्स, और एक्चुअल में जीन्स को ही हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी। तो एक्चुअल में जीन्स जो है डीएनए के अंदर वो ये वर्किंग करेंगे, लेकिन वर्किंग जो है करवाने वाला कौन है, डीएनए जी। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स decides that what will be the sequence of amino acids। यानी अमाइनो एसिड्स की क्या सीक्वेंस होगी, उस सीक्वेंस का जो डिसीजन है मैंने आपको बताया वो एक्चुअल में कौन लेगा, डीएनए। ठीक है, और यही डिसीजन की बेस पर मैंने एक एग्जांपल आपको अमाइनो एसिड्स के थ्रू प्रोटीन की एग्जांपल इंसुलिन की दी कि 51 अमाइनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, और इस चीज को कंट्रोल करना ये एक्चुअल में डीएनए का काम है, इसकी प्रिपरेशन करना स्पेसिफिक वे से ये भी किसका काम है, डीएनए का। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने यही बात पढ़ी कि डीएनए कंट्रोल्स दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी। तो एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड्स के जरिए जो है डीएनए इन चीजों को कंट्रोल करेगा। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि किस प्रोसीजर के थ्रू डीएनए काम करता है या डीएनए कैसे वर्किंग करेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल ये करता है कि डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स की। जिस तरह हमने डीएनए रेप्लिकेशन देखा था उसमें न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते थे, इसी तरह यहां पे डीएनए अपने न्यूक्लियोटाइड्स की एक कॉपी बनाएगा और उस कॉपी को आगे मूव करवा देगा आरएनए के पास। देखिए मैं इसको साइड पे रिजॉल्व कर रहा हूं, बल्कि इधर ही कर देता हूं। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि स्टूडेंट्स आरएनए आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इज स्मॉल एम आरएनए विच इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, विच इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। सेकंड इज स्मॉल आर कैपिटल आर एनए यानी राइबोसोमल आरएनए। And third is small t capital RNA means transfer RNA। ये आपको मैंने पहले भी कहीं ना कहीं जरूर पढ़ाया होगा कि डीएनए एक्चुअल में वर्किंग खुद नहीं करता। डीएनए एक इंस्ट्रक्शन की कॉपी बना देता है और उस कॉपी को आगे भेज देता है आरएनए के पास। आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, आरएनए क्या करता है, उसके पास आगे फर्दर उसकी 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 टाइप्स जो हैं वो हमने अभी डिस्कस कर ली।
तो एक्चुअल में जो डीएनए सीक्वेंस बना के इंस्ट्रक्शंस की कॉपी भेजता है न्यूक्लियोटाइड्स की, वो मैसेंजर आरएनए एक्सेप्ट करता है। आपको इसके वर्ड से पता चल रहा होगा मैसेंजर, ठीक है। ये वर्ड आप अपनी रूटीन लाइफ में यूज भी करते हैं मैसेंजर की, ठीक है, जिस तरह फेसबुक का मैसेंजर है, ठीक है, और आप उसको बेहतरीन जानते हैं। तो एक्चुअली में ये मैसेंजर है जो कि उस मैसेज को डीएनए से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो डीएनए से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मैसेज को एक्सेप्ट करना कि प्रोटीन वगैरह बनानी है, ये काम करना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जी स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स की एक कॉपी जो है वो एक्चुअल में डीएनए से लेता है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए वो जो इंस्ट्रक्शंस की कॉपी उसने ली हुई होती है, उस कॉपी को या उन कॉपीज को वो एक्चुअल में स्मॉल आर कैपिटल आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए के पास ले जाता है। और देखिए राइबोसोमल आरएनए वर्ड कहां से आया, राइबोसोम्स, एंड वी नो वेरी वेल अबाउट दैट कि राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसका स्पेसिफिकली काम सिर्फ ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक्चुअली यहां पे ये होगा कि जब मैसेंजर आरएनए उन इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, जो कि उसको डीएनए से मिली थी, वो राइबोसोम्स यानी राइबोसोमल आरएनए के पास लेकर आएगा। राइबोसोमल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा और उन इंस्ट्रक्शंस के जरिए वो उतनी ही अमाइनो एसिड्स की प्रिपरेशन कर देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है। ये आपके दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। होपफुली आपको ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं ये अच्छी तरह समझ आ गई होंगी कि ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे एक्चुअली में हमारे पास वो अमाइनो एसिड्स तैयार हो जाते हैं। फिर अगला स्टेप वैसे लिखा नहीं हुआ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आपके राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स के जरिए वो प्रोटीन्स तैयार कर देते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है और जरूरत है, तो वो एक्चुअल में वही प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स तैयार हो जाएंगे, तो उनसे प्रोटीन बन जाएगी। जब प्रोटीन प्रॉपरली तैयार हो जाएगी तो ट्रांसफर आरएनए जिधर जरूरत है उस प्रोटीन को डोनेट करवा देंगे, उस प्रोटीन को ट्रांसफर करवा देंगे, उस प्रोटीन को माइग्रेट करवा देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में इस तरह डीएनए जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को यूटिलाइज करता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स को, और उनसे काम करवाता है। इसी तरह वो आरएनए को काम करवाता है और प्रॉपरली जो जो चीजें चाहिए उनको प्रिपेयर करता है, और एक्चुअल में प्रोटीन को तैयार करवाने में डीएनए का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इस तरह फिर मैंने एक एग्जांपल जो दी वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि 51 अमाइनो एसिड्स जो इंसुलिन को बनने के लिए जरूरी हैं वो एक्चुअल में इसी तरह बनेंगे कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी और फिर ट्रांसलेशन होगी, ठीक हो गया जी। उस तरह फिर अमाइनो एसिड्स की जब प्रिपरेशन हो जाएगी फिर हमारी बॉडी में वो इंसुलिन बन जाएगी, और जिधर उसकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में, वहां वहां वो इंसुलिन जाएगी और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने एक बात और मैं इसके साथ ऐड करूंगा ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ब्राइट हो जाए, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए आपको एक हिंट दे रहा हूं, वो लिख लीजिएगा अपने पास रफ पे, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। हमने जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर 5 मैं नंबरिंग के हिसाब से बता रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा केमिस्ट्री की बुक में, जिसका नाम बायोकेमिस्ट्री था। तो वो उसकी वेटेज हमारे एएलपी के अकॉर्डिंग सिर्फ 25 से 30% थी, लेकिन उसमें जो सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स वो प्रोटीन का था। उसमें हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये आपको मैंने क्लास में पढ़ाया भी था, और मैंने आपको ये बताया था एसेंशियल का मतलब जरूरी, नॉन एसेंशियल का मतलब गैर जरूरी, यानी इनकी 20 टाइप्स थी। हमने कहा था 10 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन की सूरत में हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है। बात समझ आ रही है आपको? तो वो जो 10 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है, वो एक्चुअल में इस सारे प्रोसीजर के थ्रू तैयार होती है।
ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स बुक पे आ जाइए, पेज नंबर 97। इसमें हमने जहां तक रीडिंग छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पास 4th लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ। For this purpose, the specific sequence of DNA nucleotides is copied in the form of messenger RNA। यानी वो किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और इसको हम क्या नाम देंगे? ट्रांसक्रिप्शन। फिर मैसेंजर आरएनए स्टूडेंट्स क्या करेगा? कैरीज करेगा इस सीक्वेंस को, और कैरी करके इन न्यूक्लियोटाइड्स को राइबोसोम के पास ले जाएगा। राइबोसोम रीड्स करेगा this sequence and joins specific amino acids according to it to form protein। ठीक है, जितनी जरूरत है, जितनी जैसे स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स चाहिए उनको कनेक्ट कर देगा ताकि प्रोटीन बन जाए। दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है जी। जी अब स्टूडेंट यहाँ पे जीन की डेफिनेशन आने लगी है। ठीक है, और मैंने जीन के बारे में 1-2 लाइंस लिख दी है ऊपर कि देखिए डीएनए जो है वो कंटेन करता है 1000 ऑफ जीन्स। ये बात हमने शुरू में ही पढ़ ली थी कि डीएनए के इनसाइड जीन्स पाए जाते हैं। अब वो जीन्स की कंसंट्रेशन जो है वो काउंटेबल नहीं है, वो थाउजेंड्स हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम पहले जीन की डेफिनेशन देखते हैं। द पार्ट ऑफ डीएनए that contain the instructions for the synthesis of a particular protein is known as a gene। ठीक है जी। तो डीएनए का वो पार्ट, वो ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड्स यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामीन ये कंटेन करते हैं इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि एक्चुअल में तो इन्होंने काम करना है, डीएनए इनसे काम करवाता है। तो उन इंस्ट्रक्शन से पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना ठीक है, इसका काम जो है ये करते हैं जीन्स। लेकिन बनवाते कौन है? वो कौन है? डीएनए। बनवाता कौन है? डीएनए। तो ये आपका जीन का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आगे डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम्स कंटेन 1000 ऑफ जीन्स, यही बात अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। लाइक क्रोमोसोम्स जीन्स आल्सो अकर इन पेयर्स। आपको याद होगा जब हमने चैप्टर 5 9th क्लास में सेल साइकिल पढ़ा था, तो उसमें मियोसिस के टॉपिक में हमने प्रोफेज 1 पढ़ा था, और प्रोफेज 1 के अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा था होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है कि एक पेयर बन जाता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, जिस तरह वो यहां पे हिंट दिया मैंने आपको, इसको दोबारा सुनिएगा कि लाइक क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स आल्सो अकर इन पेयर। जीन्स भी कैसे पाए जाते हैं? पेयर्स में, जिस तरह होमोलोगस क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब जीन्स पेयर में कैसे पाए जाते हैं? हमने देखा था कि एडेनिन के साथ थायामीन का पेयर होता है जिसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन होता है, उनका पेयर होता है जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट ये आखिरी डेफिनेशन है हमारी इस तक यहां तक के टॉपिक की कि जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर जिस लोकेशन पे पाया जाएगा या जिस पोजीशन पे पड़ा होगा, उस लोकेशन या उस पोजीशन को हम नाम देते हैं लोसाई। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? लोसाई। तो लोसाई इज द पोजीशन और लोकेशन ऑफ जीन्स। ठीक है जी। तो इसी हिसाब से मैंने लिखा कि लोकेशंस और पोजीशंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स पे जहां पर जीन की लोकेशन होगी या पोजीशन होगी, उस पॉइंट को हम लोसाई कहते हैं, और इसका सिंगुलर जो होता है वो होता है लोकस। ठीक है, लोकस इज द सिंगुलर ऑफ लोसाई। तो ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिए। द लोकेशंस और पोजीशंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स आर नोन एज लोसाई, सिंगुलर लोकस। ठीक है जी। तो यहां तक स्टूडेंट्स कह लीजिए कि डीएनए का जो प्रॉपर रोल था, जो उसकी फंक्शनिंग का रोल था कि डीएनए कैसे काम करता या करवाता है, वो हमने यहां तक प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है, जो कि आज का हमारा वर्क फॉर डे 3 का काम था। तो आज आप यहां तक इसको कंप्लीट करिए, इस लेक्चर को प्रॉपरली सुनिए, तो आपको इंशाल्लाह काफी हद तक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छा जो है वो समझ आएगा।
जी स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 4 से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली इस चीज की डिस्कशन की थी कि डीएनए की वर्किंग कैसे होती है, कि डीएनए कैसे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली परफॉर्मेंस दिखाता है प्रोटीन बनाने के लिए, या यूं कह लीजिए कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शंस की प्रॉपर डिस्कशन जो थी वो एक्चुअल में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट की थी। तो स्टूडेंट्स, जो मेजर हेडिंग चल रही थी, हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, हेडिंग वो ही कंटिन्यू है, लेकिन अब हम डीएनए से थोड़ा सा मूव करेंगे और जीन्स तक जाएंगे, और आज हम जीन्स के बारे में प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे और उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अब जो हम अब आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें थ्योरी जो है वो कुछ कह लीजिए बुक में इरेगुलर वे में है। इरेगुलर मीन टू से डेफिनेशंस हैं, लेकिन वो सेपरेट होकर लिखी हुई हैं। मैंने कोशिश की है उनको अरेंज करके एक जगह पर लिखने की, तो जैसे ही मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको साथ साथ पोजीशन बताता जाऊंगा। आपने बुक के पेज नंबर 97 और 98 पर रहना है, और साथ साथ ही वो डेफिनेशंस मैं रीड कर दूंगा ताकि आप उसको साथ साथ मार्क भी कर लें और आपको वो साथ साथ समझ भी आ जाए। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बात अभी हमने की कि डीएनए के बाद अब हमने थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है हमने देखना है जीन का। तो पहली बात जो लिखी गई वो ये कि ईच जीन, मतलब हर एक जो जीन है, डिटरमिन्स का मतलब कि पुरअज़म हो जाता है, अपना इरादा कर लेता है एक पर्टिकुलर ट्रेट बनाने में। ट्रेट मतलब वही कैरेक्टरिस्टिक, पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक्चुअल में जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म में जो पर्टिकुलर ट्रेट बनना है, जो भी प्रॉपर्टी बननी है, वो हर कौन बना रहा है? जीन। ठीक है जी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जरा सुनिएगा कि ईच इंडिविजुअल जो आने वाला आप कह लीजिए ऑफस्प्रिंग है, जिसमें आगे फर्दर उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, और माइटोसिस के प्रोसेस के बाद जब उसके अंदर चेंजेस अकर होंगी तो चेंजेस की वजह से वो एक इंडिविजुअल की फॉर्म में आ जाएगा। जब आपके पास एक इंडिविजुअल आ जाता है तो उस इंडिविजुअल के अंदर, ईच इंडिविजुअल मींस टू से हर एक इंडिविजुअल के अंदर कमो बेस जो है वो एक जीन का जो पेयर है वो मौजूद होता है हर एक ट्रेट के लिए। यानी हर एक ट्रेट को हर एक जीन पेयर क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब यहां पर बात कुछ इस तरह की है स्टूडेंट्स के हमने जीन पेयर के बारे में बताना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं, या जिनको आप सिंबल्स भी कह सकते हैं, हम उन अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ए से लेके जी तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं, उनमें से हम कोई भी अल्फाबेट कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें समझ आ जाए हमने जीन्स को कैसे पुकारना है, जीन्स को कैसे समझना है, हम उनको ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए ए अल्फाबेट जो है वो उसको यूटिलाइज किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें तो मैंने यहां पे जो ए लिया है, मैंने दोनों कैपिटल ए लिए हैं। अब सवाल यह है कि मैंने यहां पे दो कैपिटल ए क्यों लिए हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जीन हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। जीन हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं, इसी वजह से मैंने दोनों कैपिटल ए लिए हैं, एक पेयर लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब जैसा कि आपको भी बताया कि या तो सिंबल्स या अल्फाबेट्स व्हाटएवर यू वांट टू से, हमें जरूरत है कन्वीनियंट होने की, इजी होने की, ताकि हम इस चीज को अच्छी तरह समझ सके। तो फॉर एग्जांपल हमने दो कैपिटल ए यानी एक पेयर ले लिया है। अब इस पेयर की अगर हम डिस्कशन में जाएं तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन दो कैपिटल ए को लिखना चाहते हैं तो आप, अगर पॉसिबिलिटीज की बात की जाए तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं इन कैपिटल ए को पेयर की फॉर्म में लिखने की। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी यह है कि दोनों कैपिटल ए को आप इसी फॉर्म में रहने दें, आइडेंटिकल, यानी दोनों कैपिटल ए हैं। या फिर पॉसिबिलिटी यह है कि दोनों स्मॉल ए हैं।
ठीक हो गया, या तो कैपिटल ए है दोनों या दोनों स्मॉल ए हैं। या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक कैपिटल ए आ जाए और एक क्या आ जाए, स्मॉल ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं जो कि बन सकती हैं। अब देखिए दोनों जो पहली पॉसिबिलिटीज हैं वो तो सेम है, मतलब पहले दोनों कैपिटल ए हैं वो एक दूसरे के लिए सेम है, फिर दोनों स्मॉल ए हैं वो भी एक दूसरे के लिए सेम है। लेकिन जो तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए ये एक दूसरे के लिए डिफरेंट है, तो इसी से रिजेंबल करके हम अगली बात स्टार्ट करते हैं कि अगर एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है जो कि एक्चुअल में जीन है, लेकिन ये दोनों जीन एक दूसरे के अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट फॉर्म में है, फॉर्म का मतलब स्ट्रक्चर में। तो अगर कोई भी जीन अल्टरनेट फॉर्म में पाया जाता है तो उस जीन को हम अलील्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, अलील्स का। क्या नाम है स्टूडेंट्स, अलील्स। तो अब यहां पे देख सकते हैं जो अलील्स हैं एक्चुअल में इधर अलील की जो एग्जांपल सेट होगी वो कैपिटल ए और स्मॉल ए होगी, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ठीक है, तो ये आपके पास अलील्स हैं। आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल ए इज द अलील ऑफ स्मॉल ए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आ जाइए पेज नंबर 97 पे। थर्ड पैराग्राफ है जहां से हम स्टार्ट करेंगे कि ईच जीन डिटरमिन्स अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। ये बात तो हम समझ चुके हैं। ईच इंडिविजुअल कैरीज एट लीस्ट वन पेयर ऑफ जीन्स फ्रॉम ईच ट्रेट। ये भी अभी हमने समझ लिया, ये दो पॉइंट हमने समझ लिए हैं। यहां से देखिएगा, फॉर कन्वीनियंस यानी अपनी आसानी के लिए, पेयर्स ऑफ जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर और सिंबल, यानी किसी लेटर से, अल्फाबेट से या सिंबल से हम जीन्स को शो करते हैं। कहते हैं बोथ मेंबर्स ऑफ अ जीन पेयर, यानी जो भी आप जीन का पेयर लेंगे उसके जो दोनों मेंबर्स होंगे मे बी सेम इन सम इंडिविजुअल। सेम का मतलब एक जैसे होंगे, जैसे ब्रैकेट में उन्होंने बताया है कि कंडीशन है विच में रिप्रेजेंट एज कैपिटल ए बोथ या स्मॉल ए बोथ या कैपिटल बी। इसका आगे मतलब यह था कि आप या तो कैपिटल ए ले लीजिए या स्मॉल ए ले लीजिए, या कैपिटल बी ले लीजिए या स्मॉल बी ले लीजिए, कैपिटल सी ले लीजिए या स्मॉल सी ले लीजिए, एंड गोस ऑन, कैपिटल जी ले लीजिए या स्मॉल जी ले लीजिए। आप ये तमाम अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस सिर्फ वही देखेंगे जो हमारे पास मौजूद है। तो ये इन्होंने बताई सेम वाली बात। और डिफरेंट कैसे बनेंगे वो आगे देखिए। एंड डिफरेंट इन अदर्स, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, बोथ जीन आर डिफरेंट फॉर ईच अदर। इसी तरह आगे लिखा हुआ है कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर आप अगली कंडीशन खुद सोचें, आप कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, गो सो ऑन, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो मैंने उसी को एक फॉर्मेट की फॉर्म में यहां पर लिख दिया कि अगर सेम होंगे ये आपके पास जीन पेयर तो इसमें ये तीन पॉसिबिलिटीज बनेगी, जिसमें आप ये देख सकते हैं ये एरो मैंने दो का एक जगह कंबाइन करके लगाया है जबकि एक का सेपरेट लगाया है, और उसको मैंने क्लाउड फॉर्मेशन में लिखा है ताकि मैं उनका डिफरेंस कर सकूं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सेम है और ये क्या है, डिफरेंट। ठीक हो गया जी। अच्छा, इन द अबव एग्जाम्पल, अब कौन सी एग्जाम्पल अबव ऊपर वाली वो उन्होंने आगे बताई कि ए कैपिटल एंड ए स्मॉल आर द टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन एंड कैपिटल बी एंड बी आर द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अनदर जीन। यानी यहां पे दो जीन के पेयर हैं, एक कैपिटल ए स्मॉल ए, एक कैपिटल बी स्मॉल बी। ये एक दूसरे से डिफरेंट जीन पेयर है, लेकिन इनके अंदर भी इनका आपस में भी डिफरेंस है पेयर में कि एक कैपिटल है अल्फाबेट और दूसरा स्मॉल है। ठीक है, इसी से रेलिवेंट उन्होंने आगे कहा द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड अलील्स, कि जो अल्टरनेट फॉर्म होती है जीन के पेयर की उसको हम क्या नाम देते हैं, अलील्स, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की। फिर उन्होंने आगे एग्जांपल बताई कि इफ एन इंडिविजुअल हैज कैपिटल स्मॉल ए जीन पेयर, कि अगर एक इंडिविजुअल है फॉर एग्जांपल उसमें कैपिटल और स्मॉल ए जीन पेयर है कॉमा, तो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर द अलील्स ऑफ वन अनदर। तो कैपिटल और स्मॉल एक दूसरे के लिए क्या कंसीडर होंगे, अलील्स। In this individual, alleles capital A is located on one of the two homologous chromosomes.
अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की याद है आपने, हमने कल बात की थी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर पोजीशन के ऊपर स्पेसिफिक हम इनको दिखाएंगे, एक कैपिटल ए को और एक स्मॉल ए को। राइट साइड पे आप देख सकते हैं उन्होंने डायग्राम बनाई है और लिखा हुआ है फिगर 15.5 लोकेशन ऑफ एलील्स ऑन क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स के ऊपर एलील्स की जो लोकेशन है वो, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में लोसाई पढ़ा था, ठीक है। एंड द एलील्स ए इज ऑन द अदर क्रोमोसोम, आगे उन्होंने यही बता दिया, फिगर देख लीजिए। अब ये सुनिएगा कि व्हेन क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, आपको याद होगा हमने मियोसिस चैप्टर 5 सेल साइकिल 9th क्लास में पढ़ा था कि जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो एलील्स आल्सो सेपरेट, तो जाहिर सी बात है क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, एलील्स सेपरेट होंगे, ठीक है जी। एंड ईच गैमीट गेट्स वन ऑफ द टू एलील्स, ईच गैमीट यानी जो गैमीट होगा उसको इन दोनों में से कोई एक एलील जो है वो रिसीव होगा। जब गैमीट्स बनेंगे दोनों पेरेंट के, वो आपस में यूनाइट करेंगे, तो उसमें मेल पेरेंट जो है, मेल पेरेंट यानी फादर जो है वो अपना एलील लेकर आएगा और फीमेल पेरेंट यानी मदर जो है वो अपना एलील लेकर आएंगी। तो क्या बन जाएगा, ज़ायगोट, ब्रैकेट में लिखा है ऑफस्प्रिंग आल्सो रिसीव्स वन एलील फ्रॉम ईच पेरेंट, कि एक एलील वो फादर से आएगा उसके पास उसके ज़ायगोट में और एक एलील जो है वो मदर से आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये इनहेरिटेंस जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रेवल करती है, जो कि एक्चुअल में हमारे चैप्टर का नाम भी था। इसके साथ स्टूडेंट्स 96 पेज पे बॉटम पे एक डायग्राम थी जो मैंने आपको कही थी कि जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब वो डायग्राम आप देखेंगे तो होपफुली आपको उसमें 80-90% तो उस डायग्राम को देख के आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आइए उसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग उन्होंने की हुई है। पहले डायग्राम देखिए, आपको क्रोमाटिड्स की हेडिंग नजर आएगी जिसके सेंटर वाली प्लेस को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। आप उसमें तो देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है आगे के डीएनए, अ पार्ट ऑफ डीएनए, के डीएनए का हिस्सा, लेकिन नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अ जीन, एक जीन। आगे उन्होंने इस तरह रेड कलर की लाइन शो की है कि जी ये हमने इसमें से निकाला है, और टॉप पे क्या लिखा है, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। आप इधर एरो बना के लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। कल हमने यही डेफिनेशन जो है वो प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी थी। फिर आप आगे देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि राइबोसोम रीड करेगा मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस को ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड ज्वाइंस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स जिनकी जरूरत होगी। तो ये प्रोसेस जो है वो कहलाता है ट्रांसलेशन। दो स्टेप्स हो गए। फिर क्या होगा, तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक प्रोटीन यानी स्ट्रक्चर प्रोटीन हो या एंजाइम हो मेक्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनिज्म। एक्चुअल में वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बना देगी। तो इस तरह आपके पास जो है वो एक स्पेसिफिक वे से जो है यानी ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के गुजरने के बाद आपका जो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है और उसके साथ साथ जीन जो है वो स्पेसिफिक लेवल से जो है वो प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। यानी वो अपने अंदर से प्रोटीन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो यहां तक स्टूडेंट्स हमारा ये हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क ये टॉपिक कंप्लीट होता है। लेकिन अगला जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स, ये काफी रिलेट करता है जीन वाले टॉपिक से जो हमने आज स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसको मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया। तो आइए जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स को आगे लेकर चलते हैं कि जीनोटाइप क्या होता है। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक इंडिविजुअल के अंदर यानी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है, जितने भी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन जीन्स के पाए जाएंगे, स्पेसिफिक यानी इंपॉर्टेंट, वो तमाम के तमाम जीन्स के कॉम्बिनेशन जो इंडिविजुअल में पाए जाते हैं उन कॉम्बिनेशंस को हम मिलाकर क्या नाम देते हैं, जीनोटाइप। क्या नाम देते हैं, जीनोटाइप। ठीक हो गया। अब जीनोटाइप की दो आगे से टाइप्स हैं, एक है होमोजाइगस जीनोटाइप और दूसरी है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। देखिए हमने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि होमो मीन्स सेम, ठीक है, एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। मीन टू से हम ये कह सकते हैं कि
ऐसे स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो इंडिविजुअल में पाए जाएंगे लेकिन वो सेम होंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे, तो उनको हम क्या नाम देंगे, होमोजाइगस। अब एग्जांपल जो है वो पीछे आप देख सकते हैं, तो होमोजाइगस की एग्जांपल आप ये कह सकते हैं जो हमने यहां पे लिखा है, कैसे कि कैपिटल बोथ ए और स्मॉल बोथ ए, ये क्या है, ये जीन पेयर है। पहली बात, ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन का पार्ट है जीन्स के जो कि इंडिविजुअल में फॉर एग्जांपल पाए जाते हैं, और ये क्योंकि सेम है, कैपिटल ए दूसरे कैपिटल ए के लिए सेम है, स्मॉल ए दूसरे स्मॉल ए के लिए सेम है, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज होमोजाइगस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह हेटेरोजाइगस मीन टू से जिनका जीन का पेयर एक दूसरे से, उस पेयरिंग में वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, जैसे ये कैपिटल ए स्मॉल ए जो है ये दूसरे से जीन की फॉर्मेशन में डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इनको हम सेट कर सकते हैं एज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। ठीक हो गया जी। ये आपके पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम साथ साथ रीड करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स, द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। आप ये डेफिनेशन करिए, आगे टाइप्स के हेडिंग देके आप ये शॉर्ट कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इज होमोजाइगस एंड सेकंड इज हेटेरोजाइगस। ठीक है, आपने ये पॉइंट बना के लिखना है, तो ये आपका शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी पैराग्राफ का आप जो नीचे से मतलब कह लीजिए इसी पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन देखिए, तो वो आपको होमोजाइगस की होमोजाइगस जीनोटाइप की डेफिनेशन मिल जाएगी। देखिए, द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन्स टू आइडेंटिकल एलील्स, आइडेंटिकल मींस सेम, इज कॉल्ड होमोजाइगस जीनोटाइप। ये आप डेफिनेशन लिखेंगे और जो ब्रैकेट में लिखे हैं आपके पास जो एलील्स लिखे हैं सेम, उनको आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे। जैसे आप डेफिनेशन होमोजाइगस की लिखेंगे, लेकिन ये आपको ब्रैकेट में ऐसे एलील्स लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल में इन्हें लिखेंगे और एग्जाम्पल में आप ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। ठीक है जी। अब नीचे सेकंड डेफिनेशन जो है यानी हेटेरोजाइगस की, उस पर चलते हैं। द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन्स टू डिफरेंट एलील्स, जिसमें जो एलील्स हैं वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। आप यहां तक डेफिनेशन लिखेंगे और उसी तरह एग्जाम्पल में आपको इस तरह कैपिटल और स्मॉल ए जो है वो लिखना पड़ेगा। तो इस तरह ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये यहां तक कवर होते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस और हैं, उनको लेकर चलेंगे। तब जब ये डेफिनेशंस कंप्लीट होंगी और इनको हम कंबाइन करेंगे और एक रिदम के साथ इनको देखेंगे, तो होपफुली हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ साथ कंटिन्यू होगा। ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन तब तक मुश्किल है जब तक आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आती। एक दफा अगर आपको ये डेफिनेशंस अच्छी तरह समझ आ जाती हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन फिर बहुत ईजी है। ठीक है जी। तो अभी जो आपने याद रखना है वो आपने जहन में जीनोटाइप रखना है, उसकी टाइप्स होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, और उसके हवाले से होमोजाइगस मींस सेम एलील्स, ठीक है जी, एंड हेटेरोजाइगस मींस डिफरेंट एलील्स। अब इन्हीं एलील्स के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर दोनों कैपिटल ए हैं या दोनों स्मॉल ए हैं या एक कैपिटल और एक स्मॉल ए है, तो इसमें किसकी कौन सा जीन के पेयर में कौन सा एलील है कि वो दूसरे एलील की बात मानेगा। बात मानेगा से क्या मुराद है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल। जैसे आपकी अभी विंटर वेकेशन हुई स्कूल से, आपको होमवर्क दिया गया, तो जब आपको होमवर्क दिया गया तो आपको ये कहा गया कि आपने रिटन फॉर्म में उस होमवर्क को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बायोलॉजी का होमवर्क दिया तो आप कंप्लीट करेंगे। इसमें एक कंडीशन आ जाती है। वो कंडीशन क्या है कि देखिए, आई एम अ टीचर, मैंने आपको एक काम दिया है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरी हर बात अकॉर्डिंग टू स्टडीज आपको माननी पड़ेगी। ठीक हो गया, एज अ क्लास में। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं आप पे क्या हूं, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है गालिब हो जाना। अब मैं जो भी बात करूंगा अकॉर्डिंग टू स्टडीज पॉजिटिव वे, मैं आपको यही कहूंगा कि बेटा इस तरह इसको करिए, इस तरह करिए, इस तरह। तो आप क्या हैं, मैं आपके लिए क्या हूं, मैं आपके लिए डोमिनेंट हूं। डोमिनेंट यानी मैं जो बात करूंगा अकॉर्डिंग टू स्टडीज आपको वो माननी पड़ेगी। तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
जो मैं अप्लाई कर रहा हूं वो आपके ऊपर लागू होंगी और आपको उनको पूरा करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? इसी तरह अलील्स जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट का मतलब कि एक जो एलील में एक सेगमेंट होता है वो दूसरे के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस कर देता है। क्या कर देता है? एक्सप्रेस्ड। तो इस तरह के एलील डोमिनेंट एलील्स कहलाते हैं। तो इसी के बारे में ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे अगर हम हेटेरोजाइगस कंडीशन को देखें तो इसमें कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है। तो इसमें एक एलील जो है, वन एलील क्या करेगा? मास्क्स और प्रिवेंट्स। मास्क्स का मतलब रोकना है। जिस तरह आजकल हम कोरोना वायरस है कोविड-19, तो उसकी रोकथाम के लिए एसओपीज में पहली बात ये लिखी जाती है कि जी मास्क लगाएं। वो मास्क का मतलब क्या है? जो कोरोना को आने से रोकेगा। तो इधर यही मास्क का मतलब है कि रुकावट, रेजिस्टेंस, या प्रिवेंट करेगा द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। अदर मीन दूसरा। तो इस तरह जो है वो हम इसको क्या नाम दे देते हैं? डोमिनेंट एलील। यानी इसमें कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है। तो कैपिटल ए क्या करेगा? कैपिटल ए अपनी कैरेक्टरिस्टिक को स्मॉल के ऊपर क्या कर देगा? एक्सप्रेस कर देगा। जिस वजह से स्मॉल ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को रोक नहीं सकता, वो अपनी प्रॉपर्टीज को पूरा नहीं कर सकता, अपनी प्रॉपर्टीज को बचा नहीं सकता। ठीक है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए के ऊपर क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। डोमिनेंट को हम कहते हैं गालिबाना। इसी तरह एक डेफिनेशन है रिसेसिव हमारे पास एलील्स की, या रिसेसिव ट्रेट कह लीजिए। रिसेसिव एलील है, अभी फिलहाल उसी को डिस्कस करते हैं। रिसेसिव एलील का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? कि जिस तरह मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि मैंने आपको होमवर्क दिया, अब आप लोग मेरे लिए क्या है? आप रिसेसिव हैं। रिसेसिव का मतलब होता है मगलूब। ठीक है, यानी सॉरी मगलूब नहीं, गालिब हो जाना। जैसे मैं आप पर गालिब हूं तो आपको मेरा ही वो बात माननी पड़ेगी, उस काम को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आप कहलाएंगे रिसेसिव। जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए में अगर देखा जाए तो कैपिटल ए की प्रॉपर्टीज अगर स्मॉल ए के ऊपर डोमिनेंट है तो स्मॉल ए एक्चुअल में क्या है? वो रिसेसिव है। सिंपल। ठीक है, तो जो आपके पास एलील है जो नॉट एक्सप्रेस्ड, जो अपनी प्रॉपर्टी जाहिर नहीं कर सकता, वो एक्चुअल में क्या कहलाता है? रिसेसिव एलील। एग्जाम्पल सेम ही है। कैपिटल ए स्मॉल ए में स्मॉल ए जो है वो क्या है? रिसेसिव एलील है। ठीक है, आइए 97 पेज सेम। अब जो बीच में हमने स्किप किया अब हम उसको बाद में देखेंगे। पहले आप लास्ट की 2 लाइंस देखिए। When in the heterozygous condition, heterozygous condition की बात की जाए तो वन एलील मास्क्स यानी रोकता है और प्रिवेंट बचाव करता है एक्सप्रेशन ऑफ अदर, दूसरे से। इसको हम क्या नाम देते हैं? डोमिनेंट एलील। ठीक है क्या जी? इसी तरह द एलील विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव एलील। वो आप खुद ऐड कर लीजिए। ठीक है जी, आगे जरा सुनिए। अगर आपने एग्जांपल नहीं लिखनी तो सेकंड पॉइंट्स आप ये बना सकते हैं कि डोमिनेंट एलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, कि डोमिनेंट एलील्स को आप कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए में कैपिटल ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी स्मॉल पर अप्लाई कर रहा है, तो उसको आपने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है तो वो डोमिनेंट एलील है। एंड रिसेसिव एलील्स बाय लोअर केस लेटर। लोअर केस लेटर मीन टू से स्मॉल लेटर्स। ठीक है जी, लें जी, ये भी हमारा शॉर्ट हो गया। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? देखिए, जो जितने भी जीन्स हैं वो अपने पास कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक रख रहे हैं जिन बेसिस पर उनके कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं। जब जितने भी जीन्स जो हैं वो अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट, खसूसियत के तौर पर, जो ट्रेट के तौर पर शो होती है, इट इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होती है? एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट। तो मैंने भी यही लिखा कि एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट कॉल्ड फिनोटाइप। तो फिनोटाइप एक्चुअल में एक्सप्रेशन होता है जो हमें नजर आ रहा होता है। जैसे अगर पेरेंट्स में मदर की आईज स्काई ब्लू कलर की हैं या ब्लू कलर की हैं, तो आप देख सकते हैं उनसे आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है उसकी आईज का कलर भी ब्लू होगा। जब हम में से कोई उसकी आईज देखेगा तो हमें वो नजर आएंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके जो जीनोटाइप थे, जीन्स थे, वो अब उस कैरेक्टर को, उसके आई कलर को शो कर रहे हैं।
जाहिर कर रहे हैं, वाजे कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इस टाइम वो बच्चा जो है एक्चुअल में उसका जो एक्सप्रेशन, आईज का कलर हमें नजर आ रहा है, एक्चुअल में वो उसकी क्या है, फिनोटाइप। ठीक हो गया जी। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। पेज नंबर 98 के टॉप पे जो पैराग्राफ है उसकी क्या लीजिए, तकरीबन थर्ड लास्ट लाइन बनती है, उसके लास्ट से हम पढ़ेंगे द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीनोटाइप। आप दिस की जगह द लिखेंगे जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, द एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट, ठीक है, ब्रैकेट छोड़ दीजिए, इज नोन एज द फिनोटाइप, तो उसको आप क्या नाम देते हैं, फिनोटाइप। ठीक है क्या जी। एग्जाम्पल में मैंने एक वर्ड लिखा है एल्बिनिज्म, आपने भी इसकी एग्जाम्पल में यही लिखना है। ठीक है, यहां तक ये हमारे क्वेश्चन जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, फिर मैं लॉन्ग की तरफ मूव कर रहा हूं। इसीलिए आपने जो चीजें अभी जहन में रखनी है, जिस पर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या समझ सकते हैं, वो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलील्स का पता होना चाहिए, होपफुली ये भी आपके माइंड में है। एलील्स के साथ आपको जीनोटाइप का पता होना चाहिए। उसकी दो टाइप्स हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, आपको ये पता है। इसके साथ डोमिनेंट रिसेसिव एलील्स या डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स का आपको पता है, और उसके साथ साथ फिनोटाइप। देखिए, इन सबको जब मिलाया जाता है तो एक लॉन्ग क्वेश्चन हम समझते हैं विच इज कॉल्ड एल्बिनिज्म। अब अगर मेरे से कोई पूछता है कि व्हाट इज एल्बिनिज्म, तो मैं उसको ये कहूंगा कि एल्बिनिज्म इज अ रिसेसिव ट्रेट। एक्चुअल में एल्बिनिज्म एक रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव का मतलब यह होगा जो कि लोअर केस लेटर से हम लिखेंगे, क्योंकि डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो रिसेसिव को लोअर केस से लिखेंगे। ठीक है, ये पहली बात कंप्लीट होगी। दूसरी बात कि एल्बिनिज्म है क्या। एक्चुअल में एल्बिनिज्म एक डिजीज है, एक ऐसा डिजीज जो कि इनहेरेंट होता है। इनहेरेंट का मतलब कि ये इनहेरिटेंस के तौर पर चलता है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ये एल्बिनिज्म बीमारी चला करती है। ठीक है, और ये किस वजह से होती है, उसकी रीजन ये होती है कि अगर आपकी जीनोटाइप यानी जो जीन्स हैं वो होमोजाइगस हो। होमोजाइगस का मतलब सेम हो, लेकिन सेम में क्या होने चाहिए, रिसेसिव। अब वो रिसेसिव कौन से होंगे, अगर मैं देखूं तो मेरे लिए ये रिसेसिव है, क्योंकि स्मॉल लेटर बोथ जो होते हैं वो रिसेसिव है। इसमें स्मॉल है, दूसरे स्मॉल ए के लिए क्या कंसीडर होगा, रिसेसिव। अब आप ये सोच रहे हैं कि होमोजाइगस में तो कैपिटल ए बोथ आते हैं, लेकिन हमने ये अभी पढ़कर आए हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के पॉइंट में कि डोमिनेंट एलील जो होता है वो कैपिटल लेटर से शो होता है, जबकि स्मॉल लेटर से रिसेसिव शो होता है। तो इस बेस पर ये दोनों स्मॉल ए जो हैं, या कोई भी ए से लेकर जी तक स्मॉल लेटर में जो आप पेयर लेंगे, वो एक्चुअल में आप उसको सपोज कर सकते हैं कि वो क्या है, एक्चुअल में एल्बिनिज्म। तो अब आपने याद रखना है एल्बिनिज्म एक डिजीज है जो कि इनहेरिटेड है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, और ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि अच्छा जी ये हमारे पास एल्बिनिज्म है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में एल्बिनिज्म क्या है। तो देखिए, जो आपने फिनोटाइप की ब्रैकेट छोड़ी है, उस ब्रैकेट को देखिए, उसमें लिखा हुआ है इन आर एग्जाम्पल बीइंग अल्बिनो और हैविंग नॉर्मल पिगमेंटेशन। नॉर्मल पिगमेंटेशन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, स्किन का कलर होता है, ठीक है, मेरी भी स्किन का कलर है, आपकी स्किन का भी कलर है। देखा जाए तो वैसे ऑल ओवर द अर्थ हम तीन तरह की स्किन के कलर्स होते हैं जो कि हम नेचुरली तौर पर देखते हैं। देखिए, एक हो गया व्हाइट कलर की स्किन, टोटली व्हाइट होती है। ठीक है, ये आउट ऑफ कंट्रीज के लोग हैं वो। फिर एक होती है स्किन ब्लैक, जिस तरह नाइजेरियन होते हैं वो ब्लैकिश होते हैं सारे, उनकी बॉडी का कलर टोटली ब्लैक होता है, उनकी स्किन का कलर। एक होता है मीडियम, जो हमारी स्किन का कलर के ना ज्यादा व्हाइट है ना ही ज्यादा ब्लैक है, मीडियम है। ये तीन कलर्स हैं, इनको हम कहते हैं पिगमेंटेशन या नॉर्मल पिगमेंटेशन। ठीक है, ये पिगमेंटेशन कुछ हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू होती है, लेकिन क्योंकि इधर हार्मोन्स के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं। बस आपको बता दिया कि हार्मोनल कंट्रोल की वजह से है, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। अब अगर कोई इंसान ऐसा है जिसमें ये नॉर्मल पिगमेंटेशन नहीं होती, या कह लीजिए कि पिगमेंट की डेफिशिएंसी होती है उसकी स्किन में,
तब हम इस डिजीज को नाम देते हैं एल्बिनिज्म। और जिस बंदे को ये डिजीज होता है उसको हम नाम देते हैं एल्बिनो। बात समझ आ रही है? उसी तरह जिस तरह आपको याद होगा 9th क्लास में हमने ओवर इनटेक न्यूट्रिएंट्स OIN में पढ़ा था कि ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं, और जो बंदा मोटा होता है जिसको ओबेसिटी होती है उसको हम ओबीस पढ़ा करते हैं। ओबीस मतलब मोटा बंदा। इसी तरह एल्बिनिज्म एक डिजीज है, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी का जो कलर है, पिगमेंट्स, ये प्रॉपरली नहीं बनते, ठीक है। और ये एक रिसेसिव ट्रेट की वजह से होता है कि अगर जो इंडिविजुअल है उसमें रिसेसिव ट्रेट आ गया है स्किन के कलर की फॉर्मेशन के लिए, तब ये डिजीज अकर होता है, विच इज कॉल्ड एल्बिनिज्म। ये रिसेसिव ट्रेट है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एल्बिनिज्म। और जिस इंसान को ये डिजीज होगा उसको हम नाम देंगे एल्बिनो। क्या नाम देंगे? एल्बिनो। जी स्टूडेंट्स, अब आ जाइए, अब आप पेज नंबर 98 की 3rd लाइन से देखिए कि एल्बिनिज्म इज अ रिसेसिव ट्रेट, दैट इज इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ एलील्स आर रिसेसिव। जब दोनों एलील्स क्या होंगे? रिसेसिव होंगे। जैसे मैंने आपको बताया दोनों स्मॉल a रिसेसिव कंसीडर होंगे। सॉरी, इन ह्यूमंस एलील कैपिटल A प्रोड्यूस नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स। अब देखिए वो बता रहा है कि कैपिटल ए क्या बना रहा है? नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स, जबकि एलील स्मॉल a डज नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट। स्मॉल a पिगमेंट्स नहीं बना रहा। अगर जीनोटाइप ले ली जाए कैपिटल बोथ है या कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस पिगमेंट्स, तो बॉडी का कलर, स्किन कलर बनेगा। क्यों? उसकी रीजन क्या है? तो उसकी रीजन देखिए कि जो कैपिटल ए है और उसके साथ स्मॉल ए है, तो कैपिटल डोमिनेंट है, वो अपनी प्रॉपर्टीज उस पर शो कर देगा। प्रॉपर्टीज की वजह से इन्हें पिगमेंटेशन करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर दोनों कैपिटल ए हैं तो ये इस पे डोमिनेंट हो रहा है और ये इस पे डोमिनेंट हो रहा है, तो इनको भी इन प्रॉपर्टीज को शो करना पड़ेगा। मीन टू से पिगमेंटेशन करनी पड़ेगी, स्किन कलर बनाना पड़ेगा बॉडी का, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे दोनों स्मॉल ए की, तो बोथ आर रिसेसिव। ना तो ये अपनी प्रॉपर्टीज शो कर सकता है और ना ही ये प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। ये फिनोटाइप शो ही नहीं कर सकते बिकॉज दे आर रिसेसिव, बोथ आर रिसेसिव। ठीक हो गया जी। तो इसे देखिए, कहते हैं कि जी ऑन द अदर हैंड इफ जीनोटाइप इज बोथ स्मॉल ए, नो पिगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, कोई पिगमेंट्स नहीं बनेंगे, एंड द इंडिविजुअल विल बी एल्बिनो, और उस बंदे को जिसमें पिगमेंटेशन नहीं होगी उसको हम एल्बिनो कहेंगे। इन दिस एग्जांपल यू सी दैट द एलील कैपिटल ए डोमिनेट्स ओवर स्मॉल ए, कि कैपिटल ए ने अपनी प्रॉपर्टीज को उसके स्मॉल ए के ऊपर डोमिनेट्स कर दिया, बिकॉज इन कैपिटल ए स्मॉल ए रिलेशन इंडिविजुअल pigments are produced and the effect of A is suppressed by capital A। suppressed का मतलब रोक देना। तो उसने इस बारे में बताया है कि आप इसमें देखिए कि कैपिटल ए ने स्मॉल ए के ऊपर क्या किया, अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी, और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज थी वो सप्रेस्ड हो गई, रुक गई। ठीक है जी। ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको आएगा एल्बिनिज्म इज अ रिसेसिव ट्रेट। मैंने क्वेश्चन बल्कि एक हिसाब से लिख दिया है, एल्बिनिज्म इज अ रिसेसिव ट्रेट, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन, वाजे करिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है एल्बिनिज्म का। ये जितना भी अभी रीड किया अकॉर्डिंग टू एल्बिनिज्म, ये आपने कंप्लीट करना है। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो पेज नंबर 97 पे जीनोटाइप्स एंड इट्स टाइप्स का फर्स्ट पैराग्राफ मैंने सेकंड लाइन से स्किप किया था, उसे अब आप रीड कर लीजिएगा। उसमें वही बात दोबारा एक्सप्लेन हुई है अकॉर्डिंग टू होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, वो आप रीड करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो आज हमारा वर्क फॉर डे 4 यहां तक जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स तक कंप्लीट होता है।